जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों 1 मार्च को जिन बच्चों को पेपर देना है फिजिक्स का, उन सभी बच्चों के लिए दोस्तों एक वायरल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो को आप तक यदि पहले 1 मार्च को आप जा रहे हो फिजिक्स का पेपर देने तो अंत तक जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आप सबको हम लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी और दोस्तों आप सबके पूरे के पूरे विस्तृत सब दोस्तों इस वीडियो हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैराथन वीडियो है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबका एक अच्छा दोस्तों क्या हो जाए, एक अच्छा दोस्तों पकड़ बन जाए और आप सब एक अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरे दोस्तों एकदम सटीक और एकदम बेहतरीन शब्दों में लिखा गया है दोस्तों। आप सबको हम क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। पहले वैद्युत चालक से दोस्तों शुरू करके दोस्तों पूरे किताब का दोस्तों हम क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। तो दोस्तों आइए हम देर न करते हुए सारे क्वेश्चन को हम बताते चलते हैं। दोस्तों बस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा और अपने सभी मित्रों में मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर करिएगा, जिससे हर एक बच्चे को फायदा हो सके। चलिए दोस्तों 100% आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको बताते समझाते चलेंगे। देखिए पहला दोस्तों क्वेश्चन है वैद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक से Q आवेश प्रवाहित होने में t सेकेंड का समय लगता है तो ध्यान दीजिएगा चालक में प्रवाहित धारा जो होगा वो I = Q/T होगा। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। किसका मात्रक? वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकेंड होता है। यहां पे दोस्तों आप सबको याद रखना है। चलिए अब होता है, और इसको दोस्तों एम्पियर भी कहते हैं। ये आप सबको थोड़ा सा जानकारी के लिए रखना पड़ेगा। कहीं जहां दोस्तों आप सबको कूलाम प्रति सेकेंड लिखना होगा ये लिखिएगा, अदरवाइज आप एम्पियर लिख के दोस्तों आगे बढ़ सकते हो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धारा घनत्व। धारा घनत्व तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सबको यहाँ पे अच्छे से बताएंगे। देखिएगा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखिए किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यदि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A और उसमें धारा I बह रही हो तो कह रहा है धारा घनत्व J = I/A हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप सबको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि आप सबका धारा घनत्व J बराबर क्या होगा, तो I/A भी होगा दोस्तों। ये आप सबको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब फैराडे का नियम मेरे प्यारे बच्चों, फैराडे का नियम बहुत पूछता है। चलिए देखिएगा फैराडे के नियम से बताऊंगा मैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम देखिएगा क्या होता है। सन 1834 में फैराडे ने वैद्युत अपघट्य संबंधित 2 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 2 दिए थे। प्रथम नियम की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रथम नियम क्या है, कह रहा है वैद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों का द्रव्यमान वैद्युत अपघट्य से होकर प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी दोस्तों आप सबको यहाँ पे ध्यान देना है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू दोस्तों यहाँ पे दिया है Q, जो कि दोस्तों यहाँ कह रहा है Q = IT। तो यदि हम मान लेते हैं Q = IT, तब m यहाँ प्रोपोर्शनल IT हो जाएगा। Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, Q की यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा m = अब दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों ये आपको प्रोपोर्शनल का दोस्तों जो है इसको हटा के दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ दोस्तों जेड कांस्टेंट लेकर आ गया दोस्तों। IT ये पहले से ही था, ये आपका जेड एक्स्ट्रा आ गया। जहां एक जेड क्या है, एक नियतांक है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे पदार्थ का वैद्युत और रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अपने सभी मित्रों में इसको जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकेगा तो 2 बार देखिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, अच्छे से एक बार याद हो जाए। ठीक है, एक ही दिन की बात है दोस्तों, आपके पास समय नहीं रहा। चलिए अब दोस्तों यहाँ देखिएगा द्वितीय नियम, यदि विभिन्न वोल्ट मीटरों में समान प्रबलता की धारा, ठीक है, समान प्रबलता की धाराएं समान समय तक प्रवाहित की जाए तो उसके कैथोडों पर क्या होता है, कैथोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की द्रव्यमान जो होगा उसे रासायनिक तुल्यांकों का क्या कहते हैं, तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आइएगा, माना 2 वोल्ट मीटरों में C एम्पियर की धारा T सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उसके कैथोडों पर
क्रमशः m1 m2 और यहाँ पे द्रव्यमान जो दिया हुआ है द्रव्यमानों के पदार्थों का मुक्त होता है, तो कह रहा है m1 और m2 द्रव्यमान तक प्रवाहित होता है दोस्तों, द्रव्यमान तक। तो दोस्तों क्या कह रहा है, तो मुक्त पदार्थ मुक्त होता है, तो कह रहा है उसके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः यहाँ पे W1 W2 हो, तो कह रहा है फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, m1 अपान का m2 इक्वल टू W1 अपान का W2, यानी उसका दोस्तों m1 यानी m1 द्रव्यमान पहला अपान का दूसरा बराबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आप सबका रासायनिक तुल्यांक W1 यानी पहला अपान का दूसरा W2। ये आपको याद रखना है, यानी द्रव्यमान 1 अपान का द्रव्यमान 2 बराबर, तो यहाँ पे तुल्यांक फर्स्ट अपान का तुल्यांक सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फैराडे का नियतांक आपको बता दूं, जो कि यह भी पेपर में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक बार जरूर इसको और देख लीजिएगा। फैराडे नियतांक, किसी पदार्थ के 1 kg तुल्यांक भार को अपघट्ट में मुक्त करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, फैराडे का नियतांक कहते हैं। F इक्वल टू W अपान का Z, इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों फार्मूला होता है, देखिएगा जहां W क्या है रासायनिक तुल्यांक तथा Z जो है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, भौतिक विज्ञान का दोस्तों कक्षा 12 का है। देखिएगा गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1 अपान का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिएगा अतः वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे दोस्तों फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1 अपान का एप्सिलॉन 0। देखिएगा फाई ई इक्वल टू Q अपान का एप्सिलॉन 0। दोस्तों इतना आप सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा बंद पृष्ठ 1 से बंद कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जो कि दोस्तों आप सबका यहाँ पे दिया हुआ है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे दिया है Q अपान का एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्पत्ति भी पूछ लेता है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ से A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है, तो यदि बिंदु O पर उसे रखे तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है। तो दोस्तों क्या होगा, E इक्वल टू 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान का Q R स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखिए नेक्स्ट, यदि विद्युत वेक्टर E वेक्टर तथा क्षेत्र वेक्टर dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो उसके अल्पांश क्षेत्र dA से गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर जो दोस्तों बाहर की ओर होता है, अभी फिगर में दिखाता हूं। जैसे देखिएगा वैद्युत फ्लक्स जो है दोस्तों ये दोस्तों बाहर की ओर जो हो रहा है, इसकी बात किया जा रहा है बाहर की ओर। ठीक है, ये ठीक है, तो कह रहा है बाहर की ओर जो वैद्युत फ्लक्स हो रहा है दोस्तों, देखिएगा डी फाई ई इक्वल टू यहाँ ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जो कि दोस्तों डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना है, इस फिगर को समझिएगा। यहाँ दोस्तों आवेश है प्लस Q, जो कि दोस्तों ओरिजिन पॉइंट पे देखिएगा वो है। इसमें दोस्तों यह क्या है, डी ओमेगा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये क्या है, R है, जानते हैं रेडियस। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये आपका दोस्तों क्या है, डी ए वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है और ये आपका डी ए। अब दोस्तों इसमें आप सबको समझना है कि इसी पे रिपीटेड एन बी कैप है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ था, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान का स्क्वायर। इसी की वैल्यू यहाँ पे रखना है ई की जगह पे। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ई की जगह पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने ऐसे उतार दिया, डी फाई ई इक्वल टू दोस्तों 1/4 ई की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। वहां से इक्वेशन फर्स्ट से रखा, बाकी दोस्तों ये आपका डी ए कॉस थीटा ऐसे उतार दिया। अब इसको आगे क्या किया गया है देखिएगा। अब दोस्तों इसको आगे देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है डी फाई इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर, जो कि दोस्तों इक्वेशन इसको सेकंड बना दिया। चूंकि यहाँ पे कॉस, यहाँ देखिएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है ये डी ओमेगा है। क्या है, डी ओमेगा है। ठीक है, तो आप सबको दोस्तों अब क्या करना होगा, यहाँ पे ये होता है बराबर
तो अतः डी फाई ई इक्वल टू आपका ये इक्वल टू, इसकी जगह क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पर दोस्तों यहाँ पे दिया है डी ओमेगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डी ओमेगा लिख दिया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अतः बिंदु आवेश क्यू के कारण संपूर्ण पृष्ठ से ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, यहाँ दोस्तों डी फाई ई दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण अब देखिएगा, फाई इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे दिया है क्यू अपान का इंटीग्रेशन क्यू अपान का दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब देखिएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि फाई दोस्तों यहाँ दिया हुआ है डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि यहाँ पे दोस्तों डी ओमेगा संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल के एक के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कुल धन कोण यहाँ दिया है दोस्तों डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, जो कि दोस्तों फाई इक्वल टू क्यू अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, जो कि क्यू अपान का एप्सिलॉन 0 बचेगा। फाई इक्वल टू दोस्तों क्यू अपान का एप्सिलॉन 0 यहाँ तक। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे, यदि बंद पृष्ठ क्षेत्रफल ए के भीतर उस अनेक बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 आर डॉट डॉट आदि हैं तो उपस्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला बाहर की ओर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू Q1 अपान का एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान का एप्सिलॉन 0 Q3 अपान का एप्सिलॉन 0। लेकिन ध्यान देना, एक बार आपका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन ये माइनस होगा दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ प्लस होगा दोस्तों, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे दोस्तों चलता रहेगा। अब 1 अपान एप्सिलॉन 0 दोस्तों यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 ये डॉट डॉट। यहाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ Q फाई इक्वल टू 1 अपान का एप्सिलॉन 0 यहाँ इंटू यहाँ दोस्तों समेशन Q दिया है, जहाँ की दोस्तों यहाँ समेशन Q क्या है दोस्तों, आप सबका बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का बीजगणितीय योग है। ठीक है, अब दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन, जो कि दोस्तों पेपर में हर वर्ष आता है। देखिएगा, माना गोलीय पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया गया है, जिसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर होगा। चूंकि बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में है, अतः इसके बीच कोण शून्य होगा। जब एक ही दिशा में होगा तो बीच में कोण क्या बनेगा, शून्य तो ना बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोस्तों फिगर है जिसमें यहाँ पे Q दिया हुआ है, ठीक है, प्लस Q है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दोस्तों R दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट P है, जो कि दोस्तों आप सब देख ही पा रहे होंगे, ये D वेक्टर है दोस्तों, इसी पे दोस्तों E वेक्टर भी है। तो दोस्तों इनके बीच दोस्तों कोण भी तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, याद रखना। ठीक है, और दोस्तों जो ये आपका है ये दोस्तों आप सबका DA होगा। ठीक है, ये तो आयो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। E वेक्टर इंटू DA वेक्टर बराबर E इंटू DA cos 0 अंश, क्योंकि दोस्तों एंगल 0 बन रहा है। E वेक्टर इंटू DA वेक्टर इक्वल टू E इंटू DA cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दिया गया है। E वेक्टर इंटू DA वेक्टर बराबर E इंटू DA होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों वही सेम वैल्यू आ जाता है जो अदर नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि E इंटू DA है तो इसी में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 को बिल्कुल दोस्तों समझ जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, गॉसीय पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू दोस्तों दिया है यहाँ पे दोस्तों E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, जो कि दोस्तों फाई इक्वल टू E वेक्टर इंटू DA वेक्टर होगा, या तो फाई इक्वल टू दोस्तों E बाहर हो जाएगा, उसके बाद DA हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों आप सबको इसको ध्यान में रखना है, ये आप सबको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों DA इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। गॉस के प्रमेय से चलिए, फाई इक्वल टू Q अपान का एप्सिलॉन 0, जो कि दोस्तों आता है Q अपान का एप्सिलॉन 0 यहाँ दिया हुआ है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा Q अपान का एप्सिलॉन 0 ऐसे रहेगा, यानी इस वैल्यू को इधर कर दिया, इस वैल्यू को इधर। अब देखिए E अपान E इक्वल टू दोस्तों ये वाला वैल्यू इधर आएगा, तो 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और Q अपान का स्क्वायर ये इधर पर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये निगमन भी कभी कभी दोस्तों पूछता है, लेकिन जब पूछता है दोस्तों तो 8 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। यदि बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो उस पर प्लस Q के कारण आरोपित बल क्या होगा, F इक्वल टू इंटू Q0, F इक्वल टू 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान का R स्क्वायर इंटू Q0, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा F बराबर 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान का R स्क्वायर, ये आप सबको इतना ध्यान देना है।
उसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा एफ इस प्रोपोर्शनल दोस्तों यहाँ दिया है क्यू इंटू क्यू जीरो। अब तथा यहाँ एफ दोस्तों दिया है 1 का आई स्क्वायर, यानी दोस्तों इसके दोस्तों ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और दोस्तों यदि आर की बात करें तो 1 का आर, एफ दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आप सबका क्या हो जाएगा 1 का आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा, फिर यदि यही कूलाम का नियम है, अतः गॉस का प्रमेय तथा कूलाम के नियम का अलग अलग नहीं है। ठीक है, यानी गॉस का प्रमेय और कूलाम का, और गॉस का प्रमेय दोस्तों और कूलाम का नियम अलग अलग नहीं है, कूलाम का नियम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही नियम के दो रूप हैं। ठीक है, यानी एक नियम के दो रूप हैं। याद रखिएगा, कूलाम का नियम और गॉस का प्रमेय सेम जैसे हैं, लेकिन एक ही नियम के दो रूल हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप सबको अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करेंगे वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखती है, यही वैद्युत सेल होता है। चलिए अब हम बात करेंगे वैद्युत सेल के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वैद्युत सेल, कमेंट करिएगा आप सबको पता है, ये आपके पेपर में आ रहा है भाई साहब, आ रहा है, श्योर है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सबके कितने नंबर के आएंगे, आप सबके दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सबके 5-5 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत सेल दो प्रकार की होता है। कौन कौन, प्राथमिक सेल होता है और सेकेंडरी। दोस्तों जब ये पूछेगा दोनों सेल के बारे में दोस्तों, तो आप सबको क्या करना होगा, वो दोस्तों 8 नंबर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे कि आप सबका घड़ी का सेल, ठीक है, घड़ी का सेल, और आप सबका टॉर्च का सेल, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चार्ज वाली भी दोस्तों बैटरी आ गई है, ठीक है, चार्ज वाले भी दोस्तों वॉच आ गया है, तो आप सब जानते ही हैं, तो उन सब की बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो वॉच में सेल लगता है उसकी बात किया जा रहा है। चलिए, प्राथमिक सेल कहते हैं, यह सेल एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह बेकार हो जाता है। जैसे लेक्सांसी, ठीक है, लेकलांसी, डेनियल सेल, वोल्तीय सेल, अब नेक्स्ट शुष्क सेल आदि। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आप सबके एक बार यूज किए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फेंक देते हैं। देखिए द्वितीय सेल क्या होता है, वे सेल जिसमें वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र किया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर इससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, जैसे शीशा का संचालक। ठीक है, ये होगा इसका राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट, सेल का वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जो दोस्तों होता है। चलिए इसके बाद हम करेंगे दोस्तों, जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है, एकांक आवेश को सेल रहित यूरे परिथ, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य अथवा सेल द्वारा की दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ की आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ओमेगा, तो सेल का वैद्युत वाहक बल, भाई साहब सेल का वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, W अपान का क्यू। यह दोस्तों आप सबको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू क्यू अपान का W अपान का क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा, जहां पे E क्या है, वैद्युत वाहक बल है। अब देखिए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, W अपान का क्यू हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, अथवा इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। किसको, विद्युत वाहक बल को। तथा इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी पावर -1 3 a पावर -1। ठीक है, यानी ml स्क्वायर अपान का टी पावर 3 a पावर a। ठीक है, टी पावर 3 a, ये दोस्तों इसका होता है। तो दोस्तों आई होप यार दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। यह बीमा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये किसका बीमा है दोस्तों, यह विद्युत वाहक बल का है। ठीक है, ई का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। इस आंतरिक प्रतिरोध से आप सब क्या समझते हैं मेरे पास बच्चों। देखिएगा जब किसी सेल का प्लेटों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो तार में वैद्युत वाहक बल यानी वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर क्या होती है, तथा सेल के भीतर की ओर दोस्तों ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। यानी दोस्तों आप सबको हम बता दें, थोड़ा सा समझा दें मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिएगा मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, मान लीजिए माइनस है, तो इसमें जो दोस्तों बोल रहा है, कह रहा है कि प्लेटों के बीच यदि वैद्युत धारा सेल के अंदर की बात करें, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलता है। ठीक है, यदि दोस्तों बाहर की ओर होगा दोस्तों, जो इस तरह से चलेगा, ऐसे सारा दोस्तों इस तरह से चलेगा।
यानी धन प्लेट से ऐसे जाएगा माइनस की ओर, लेकिन जब अंदर की बात होगी दोस्तों तो ये माइनस से क्या होता है, प्लस की ओर चलता है। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, यही। यानी बाहर की ओर दोस्तों इधर से प्लस से माइनस की ओर चलेगा, और दोस्तों जब अंदर की बात किया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, माइनस की ओर चलेगा, प्लस से माइनस के प्लस की ओर चलेगा। ठीक है, इसे अपोजिट हो जाता है अंदर को। तो दोस्तों ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखिएगा, यही यहाँ बताया गया है, जब किसी सेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तार की विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहने लगती है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह से घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये दोस्तों आप सबके पेपर में हर वर्ष आता है भाई साहब, हर वर्ष आता है, इसको अच्छे से तैयार रखना। देखिएगा क्या है, किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता रेखा समाकलन जो है लाइन इंटीग्रल क्या है, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, गुना होता है, जहां म्यू क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अर्थात यहाँ पे दोस्तों देखिएगा बी वेक्टर इंटू टी एल इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई। आई होप यहाँ पे दोस्तों आप सबको यह समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप सब याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, स्वप्रेरणा गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। भाई साहब हर वर्ष छपने वाला पेपर है, क्वेश्चन है दोस्तों है एन फाई एल आई तथा यदि आई इक्वल टू 1 तो एल इक्वल टू एन 5 हो जाएगा, क्योंकि हम आई की जगह पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बराबर एल के बराबर हो जाएगी। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स गंथिकताओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। संख्यात्मक रूप से प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होता है, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे एल, यहाँ देखिएगा डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी हो जाएगा, अथवा इसे हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू ई अपान का डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी। यदि डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो दोस्तों ई एल बराबर ई हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि हम इसकी वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम 1 मान लें यहाँ पे, जिससे कि 1 एम्पियर माना गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों आप सबका ई हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे एल इक्वल टू ई अपान का 1 होगा तो बराबर ई हो जाएगा, यानी एल बराबर ई हो जाएगा। अब देखिए, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाहर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। यानी आप सबको यह भी याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप सबका दोस्तों इसका मात्रक होता है हेनरी इसका मात्रक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम उठा लाए हैं, पूरा दोस्तों आप सब देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। अब दोस्तों एक बात जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लिखिएगा किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, जहां म्यू निर्वात की निरपेक्ष यहां दिया है चुंबकशीलता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थात यहाँ दोस्तों बी वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू यहाँ पे म्यू जीरो आई, जिसमें आई तथा पथ द्वारा घिरी ने धारा है। ठीक है, अब देखिए, तथा सी बंद पथ की सीमा है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे, नति कोण से आप क्या समझते हैं। ये आप सबका दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए भी कभी आ जाता है दोस्तों, हमेशा दोस्तों जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में आता है ये वाला। नति कोण से आप क्या समझते हैं, ये नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामांतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बहती है, वही क्या होता है दोस्तों, नति कोण होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिएगा प्रश्न, किसी स्थान पर नति कोण के चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्जा घटक के बीच संबंध लिखिएगा। दोस्तों ये आपका जब आएगा दोस्तों तो आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसका आंसर बताता हूं। देखिए, tan v अपान का h हो जाएगा, जहां दोस्तों थीटा जो है नति कोण है। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर, अब v बराबर दोस्तों देखिएगा आप यहाँ पे बी ई साइन थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक है। h बराबर हो, ये तो दोस्तों v बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा,
H बराबर बी ई कॉस थीटा, क्योंकि दोस्तों tan थीटा बराबर साइन अपान का कॉस होता है, तो साइन अपान का कॉस, और दोस्तों v का वैल्यू थीटा है, बी अपान का बी ई कॉस थीटा हो जाएगा H बराबर, ठीक है, ये बराबर v बराबर बी ई साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और H बराबर बी ई कॉस थीटा। ये दोस्तों सबका क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, जहां बी ई क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों ये आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइएगा। चलिए इसका देखिएगा, फाई ई एल आई तथा आई इक्वल टू 1, तो कह रहा है एल इक्वल टू n5 हो जाएगा कि नहीं, जब 1 रख देंगे। अब देखिए, अतः किसी कुंडली द्वारा स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली की एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम E इक्वल टू, दोस्तों यहाँ देखिएगा, इक्वल टू डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी, अथवा एल इक्वल टू ई अपान का डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी। यदि यहाँ पे डेल्टा आई अपान का डेल्टा टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो एल ई बराबर दोस्तों अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण एल ई हो जाएगा, ठीक है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली की धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात 1 एम्पियर पर सेकेंड के उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। दोस्तों इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है इसको रिपीट, मतलब मैं इसलिए किया क्योंकि दोस्तों ये आपका दोस्तों क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा था, इसलिए दोस्तों मैंने इसका रिपीट किया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब चलते हैं। अब बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो दोस्तों आप सबका 8 नंबर के आते हैं। चलिए देखिए, दिक्पात कोण, नमन कोण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्याख्या करो। भाई साहब तीनों का आपका व्याख्या एक ही में पूछ रखा है। अब देखिएगा क्या होगा, चलिए हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पृथ्वी के भू चुंबकत्व। पृथ्वी के भू चुंबकत्व में देखिएगा क्या है। पहला, स्वतंत्र पूर्वक लटकाए गए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्र ऐसे लटका देंगे किसी डोरी में बांध कर, तो वह क्या होगा, हमेशा क्या होगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में खड़ा होगा, यानी नॉर्थ और साउथ की दिशा में वो दोस्तों ठहरता है। चलिए पहला सेकंड हो गया, पहला हो गया दोस्तों। सेकंड देखिएगा, पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का कुछ समय बाद चुंबक बनना, यानी किसी भी लोहे के टुकड़े को यदि हम धरती में यानी जमीन में हम गाड़ देते हैं मिट्टी में, कुछ समय बाद दोस्तों वह चुंबक का रूप धारण कर लेता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, उदासीन विद्युत का मिलना, यानी मतलब इसका होता है अपोजिट डायरेक्शन का मिलना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसका दोस्तों देखिएगा, चुंबक के भौतिक तत्व, अब उसी का दोस्तों पार्ट है क्वेश्चन का। विद्युत भी, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस गुण को भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के इसी गुण को क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकत्व के अध्ययन करने वाले तत्व चुंबकत्व के मौलिक तत्व कहलाते हैं। आई होप अभी दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दिक्पात कोण की बात करेंगे, जो दोस्तों इसी क्वेश्चन का भाग है। देखिएगा क्या है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखिएगा, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय तल कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक तल कहते हैं। भौगोलिक तल और चुंबकीय तल के बीच बनने वाला न्यून कोण को ही क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। अब बात करेंगे नमन कोण, एज ऑफ डीप, ठीक है। चलिए, यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए कि सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, तो चुंबकीय यामांतर स्थिर होने पर सुई क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है। इस अवस्था में सुई का चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामांतर में क्षैतिज दिशा में क्या होती है दोस्तों, हो जाती है। तो आइए दोस्तों आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आया दोस्तों तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों आप सबको यह वीडियो दोस्तों आप सबको पसंद आया हो तो दोस्तों अपने सभी मित्रों में प्लीज जरूर शेयर करिएगा, एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों आप सबको, जैसे जिस प्रश्न का आप सबको पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, उसको कैसे हैंडल करना है यह भी दोस्तों आप सबको हम बताएंगे। और आप दोस्तों यह भी आप सबको बताएंगे कि आप सबको किस तरह से आप सबको सही रणनीति के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो सारा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।